हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आइए जरा आज बात करते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। आज है 5 जून 2026। जरा देखते हैं आज की खबर क्या है। तो इसे यानी निबंध और एथिक्स के दृष्टिकोण से, नैतिक शास्त्र के दृष्टिकोण से हम लोग पहले इसको देखते हैं। कोर्ट को निरर्थक है छल। टॉपिक है, मनुष्य ने अपनी बौद्धिक क्षमता से मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी विकसित कर रोगों के उपचार की विधि बना ली। फिर भी मन की वास्तविकता को पहचान पाना आज भी असंभव है। छल प्रपंच तब समझ में आता है जब घटित हो चुका होता है और उसके दुष्परिणाम प्रकट होने लगते हैं। कोई मनुष्य जो बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, जो कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसे जानने का कोई विज्ञान अभी तक विकसित नहीं हो पाया। मात्र अनुमान लगाए जाते हैं कि पूर्वानुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, किंतु निश्चित कुछ नहीं होता है। इससे समाज में सदैव अविश्वास का भाव बना रहता है। मनुष्य अपने मनोभावों को छिपाने में सफल हो जाता है, क्योंकि परमात्मा प्रदत्त उसकी बौद्धिक क्षमता अन्य जीवों से उत्कृष्ट है, किंतु ये प्रवृत्ति सदैव घातक सिद्ध हुई है। रावण प्रकांड विद्वान था, किंतु उसने साधु बनकर छल किया। इसे माता सीता भी समझ नहीं पाई। यही छल रावण को ही नहीं, उसकी संपूर्ण लंका को विनाश का कारण बन गया। रावण अपनी विद्वता का सदुपयोग नहीं कर सका। परमात्मा ने मनुष्य को जो भी दिया, उसके लिए हित और उसके माध्यम से मानव समाज के कल्याण के लिए हेतु ही दिया। छल कपट में न तो मनुष्य का हित निहित है, न समाज का। परमात्मा ने मनुष्य के लिए जो निर्धारित किया, वह उसे प्राप्त होना ही है। छल बल से कुछ प्राप्त करने का प्रयास परमात्मा के विधान, अपमान और चुनौती हो सकता है। समाज जो छल छिपा रहे हैं, किंतु परमात्मा से नहीं छिपाया जा सकता। हो सकता है कि छल करने वाला बचा रहे, किंतु अगले किसी जन्म में दंड भोगना ही है। विकारों के अधीन पाप तो तन ने किए, तन का नाश हो गया, फिर विकार भाग करे हुए जीवात्मा अकेले रह जाता है। उत्तरदायी वही ठहराया जाता है। मनुष्य स्वार्थ अपने आत्म तत्व को पहचानने, परमात्मा पर विश्वास करे तो छल बर्फ के प्रपंच से दूर आनंदित रह सकेगा। तो निरर्थक के बारे में है, छल कपट के बारे में था जी। जरा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ईरान की चेतावनी, बैरूत पर हमला हुआ तो खाड़ी देश जो गल्फ कंट्रीज हैं को भी बनाएंगे निशाना, ये ईरान ने कहा है। आइए जरा देखते हैं क्या है। अमेरिकी ईरान वार्ता में लेबनान युद्ध विराम बना अहम मुद्दा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच लेबनान एक बार फिर कूटनीतिक, डिप्लोमेसी और सैन्य टकराव का केंद्र बन गया। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि इजराइल ने बैरूत पर हमला किया तो वह खाड़ी देशों को भी निशाना बना सकता है, जिससे क्षेत्र में युद्ध दोबारा भड़कने का खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका की पहल पर लेबनान में नए युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि वह लेबनान से अपनी सेना वापस नहीं बुलाएगा और हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी रखेगा। वहीं ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक इजरायली सेना लेबनानी क्षेत्र से नहीं हटती, तब तक वह किसी भी युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते ने लेबनान में युद्ध विराम को अहम कड़ी माना जा रहा है। इस संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत कर बैरूत से सेना हटाने पर जोर दिया था। हालांकि नेतन्याहू ने बैरूत पर हमले रुकने के साथ दक्षिण लेबनान में साउथ लेबनान में सैन्य अभियान जारी रखा है। दक्षिणी लेबनान के सोहमोर क्षेत्र में गुरुवार को इजरायली हवाई हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें संयुक्त राष्ट्र का एक सर्बियाई शांति सैनिक भी शामिल है। 2 अन्य शांति सैनिक घायल हुए। जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमलों को 2 लहरें दागी। युद्ध विराम की संभावना से वैश्विक बाजारों में, ग्लोबली मार्केट में राहत दिखी और कच्चे तेल की कीमतें करीब 3% गिरकर $94 प्रति बैरल के आसपास आ गई।
एनएस के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आरोप लगाया है कि इजरायल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। अल मायादीन टीवी के दिए साक्षात्कार में इंटरव्यू में उन्होंने कहा, यदि बैरूत पर हमला हुआ तो ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लेबनान और ईरान को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता तथा युद्ध विराम सभी पक्षों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अरागची ने बताया है कि इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ संदेशों के माध्यम से बातचीत जारी है। दोनों पक्ष समाधान दिशा में बढ़ रहे हैं। ईरानी हमले में अगर कोई अमेरिकी सैनिक मारा गया तो युद्ध विराम समाप्त। ट्रंप दूसरी ओर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एनआई ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि यदि ईरान समर्थित हमलों में कोई अमेरिकी सैनिक मारा जाता है तो युद्ध विराम समाप्त कर सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी जा सकती है। हालांकि ट्रंप व्यापक क्षेत्रीय युद्ध से बचने के पक्षधर बताए जा रहे हैं। सीमित झड़पों को कुछ समय तक सहन करने के लिए तैयार है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विदेश में फ्रीज ईरानी धनराशि जारी करने की मांग को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेसी वार्ता अटकी हुई है। कई दौरों की अप्रत्यक्ष वार्ता के बावजूद अमेरिका इस मांग पर सहमत नहीं हुआ है। आइए जरा देखते हैं वेनेजुएला के बारे में क्या दिया है ना। तेल का, क्योंकि वेनेजुएला बहुत बड़ा स्टोरेज भंडार है कच्चा क्रूड ऑयल का, बना रह सकता है वेनेजुएला। सब तेल का बड़ा सप्लाई करता बना सकता है वेनेजुएला। पश्चिम एशिया विवाद, वेस्ट एशिया में जो विवाद है रूस से खरीद को लेकर अमेरिका की अनस्टेबल नीति यानी अनस्टेबल पॉलिसी के कारण भारत कच्चे तेल के एक बड़े सप्लाईकर्ता की तलाश में है। बिल्कुल अच्छा मौका भी है। फिलहाल दक्षिण अमेरिकी साउथ अमेरिका देश वेनेजुएला पर खत्म होती करेगी। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगुएज के बीच बैठक में द्विपक्षीय यानी बायलैटरल सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई। इसमें एनर्जी कॉर्पोरेट खासकर कच्चे तेल क्रूड ऑयल की खरीद एवं सप्लाई सबसे अहम मुद्दा रहा। जनवरी 2026 में अमेरिका ना तो हस्तक्षेप करके है ना इंटरवेंशन करके वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन कर रोड्रिगुएज को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया था और उसके बाद से भारत ने बड़े पैमाने पर उससे तेल खरीद शुरू किया। आज ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है, सप्लायर बन गया है। गुरुवार की बैठक में कच्चे तेल की खरीद के लिए दीर्घकालिक समझौते लॉन्ग एग्रीमेंट पर बात हुई है। दोनों नेताओं के बीच दुर्लभ जो रेयर खनिज हैं, मटेरियल्स हैं, रेयर मिनरल्स हैं, फार्मास्यूटिकल हो, एग्रीकल्चर हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में भी सहयोग पर बातचीत की गई है। तो देखिए वेस्ट एशिया संकट के लेकर इस सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि वेनेजुएला के पास है ना कच्चे माल का भंडार है और जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर क्लोज होता है तो वहाँ से एक ऑप्शन विकल्प के तौर पर भारत के पास होगा और ये अमेरिका के थ्रू किया जा रहा है, यूएसए के थ्रू। यहाँ पर भी कब्जा यूएसए का है। सोना रिफाइनरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स में 15 लाख करोड़ रुपए की हुई हेराफेरी। तो ये सेबी के बस मामले से संबंधित है। आइए यहाँ पे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट विदेशी निवेशक जो एफटीआई होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, सरकारी बॉन्ड में निवेश करने पर नहीं देना होगा कैपिटल गेन टैक्स। देखिए कैपिटल गेन टैक्स क्या है जरा ये देखते हैं। सरकारी बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स खत्म किया जा सकता है। इससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल सरकार रुपये पर पड़ रहे दबाव का मुकाबला करने के लिए विदेशी पूंजी यानी फॉरेन कैपिटल आकर्षित करना चाहता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेश की निकासी के चलते वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक रुपया 5% से ज़्यादा कमजोर हुआ है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोरा ने कहा है कि टैक्स में किसी भी तरह की ढील से निवेश प्रवाह जो इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है कुछ हद तक मदद मिल सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में ये कोई जादुई उपाय साबित नहीं होगा।
लेकिन मध्यम अवधि में एक मीडियम पीरियड के लिए फैसला सकारात्मक पॉजिटिव साबित हो सकता है। विदेशी निवेशकों के सूचीबद्ध शेयरों और बॉन्ड जिन्हें उन्होंने 12 महीने से ज़्यादा समय तक अपने पास रखा है, 12.5% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। एक सूत्र ने यह भी बताया है कि सरकारी बॉन्ड से होने वाली ब्याज आय पर विदेशी निवेशकों द्वारा चुकाया जाने वाला 20% का विद होल्डिंग टैक्स भी हटाया जा सकता है। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या एफआईआई है ना, जितने भी विदेशी इन्वेस्टमेंट है उसमें भारत की इकोनॉमी में ये क्या कहते हैं इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। तो GS3 के दृष्टिकोण से इकोनॉमी में अब बॉन्ड से संबंधित बार बार सवाल पूछे गए हैं, है ना, तो आप यहाँ से भी आके समझ सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज का खबर में। अगर हम बात करें साइंस एंड टेक की दृष्टि से, आप देख सकते हैं यहाँ पे देश की पहली 100% एथनॉल कार लॉन्च, मारुति की नई वैगन और E20 से E100 ईंधन पर चल सकेगी, फ्लैक्स फ्यूल का मिलेगा बढ़ावा। देखते हैं क्या भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार को की दो दिग्गज कंपनियां ने ऐलान कर दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का युग शुरू होने से पहले फ्लैक्स फ्यूल का जमाना होगा। पिछले 24 घंटे में भारतीय कार बाजार में करीब 45% हिस्सेदारी रखने वाली मारुति सुजुकी ने फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाली पहली कार वैगन आर मॉडल लॉन्च की है। इससे पहले बुधवार को दुनिया के सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटो कार ने इस ईंधन से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल को पेश किया था। फ्लैक्स फ्यूल में चलने वाले वाहन एथनॉल और पेट्रोल की किसी भी मात्रा के मिश्रण से चलने में सक्षम होते हैं। मारुति सुजुकी की वैगन और E20 और E100 प्रतिशत एथनॉल से 20% से एथनॉल से लेकर 100% एथनॉल से चल सकेगी, जबकि हीरो मोटोकॉर्प के दोनों बाइक E85 ईंधन 85% तक मिश्रित पेट्रोल से चल सकेगी। केंद्र सरकार ने भी इन दोनों कंपनियों की इस लॉन्चिंग ऐतिहासिक बताया है। दोनों कंपनियों के लॉन्च कार्यक्रम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि ऑटो कंपनियों की तरफ से एथनॉल से चलने वाले वाहनों को प्रमोट देना सीधे तौर पर देश की एनर्जी सेक्टर और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। साथ ही दिल्ली और दूसरे महानगरों में प्रदूषण को कम करेगा। तो ये जरा देखिए, यही है वो गाड़ी। आइए जरा यहाँ पे देखते हैं। नई मुख्य न्यायाधीश, नई चीफ जस्टिस है ना, मीनाक्षी एम के रॉय सम्मान में फुल कोर्ट में रेफरेंस दिया गया है। देखिए पटना हाई कोर्ट सरकार क्या कहा है, सरकार से की थी क्या हो जा रहा है ना। न्यायाधीश रॉय को पटना हाई कोर्ट के शताब्दी हॉल में जन्म 12 जुलाई 1964 को सिक्किम शुक्रवार में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय श्रीराम कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस में स्नातक तथा कैंपस लॉ सेंटर से LLB डिग्री प्राप्त की है। वर्ष 1990 में वह दिल्ली के नामांकित हुई। ये न्यायाधीश मीनाक्षी एस रॉय है जो पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। हाँ। ये बहुत ही भावुक वाला पल, बहुत ही खतरनाक है। जो नीट की परीक्षाएं अभी कैंसिल हुई, उसमें देखिए स्टूडेंट किस तरह से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। जो बच्चे इतना लगातार मेहनत करते हैं उसके लिए देखिए इस तरह का एक कदम उठा रहे हैं बच्चे। हालांकि कुछ देखिए कंडीशन कितना भी खराब हो आपके जीवन में, कितनी भी खतरनाक परिस्थितियां हो, आप डिप्रेशन में जाए, एंजाइटी हो, है ना, डिप्रेशन में चले जाए, कुछ भी हो जीवन में, आपकी जीवन आपको समाप्त नहीं करनी चाहिए। चाहे क्योंकि देखिए नीट का बच्चा, जो नीट के एस्पिरेंट होते हैं वो क्यों सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो 12th के बाद आते हैं। 12th के बाद वो आते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एक तरह से कहीं कहीं मैच्योर जो लेवल होता है, मैच्योरिटी लेवल होता है, वो कहीं ना कहीं होता ही है। उसके बाद लेकिन जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, उन चीज़ों को वो नहीं संभाल पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो माता पिता, जो हमारे गार्जियंस होते हैं, उसके पास जो एक्सपेक्टेशन जो पाल रखा है कि नहीं ये होना चाहिए, ये करेंगे,
और उससे ऊपर से सरकार की नाकामयाबी का ये नतीजा है। आज देखिए एक और हमारे देश की होनहार स्टूडेंट है ना, आकांक्षा चतुर्वेदी इस दुनिया में नहीं रही। जरा देखते हैं। दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं, लिखकर छात्रों ने दी जान। नीट पेपर रद्द होने के बाद एक और प्रतिभाशाली छात्र निराशा और हताशा के बीच आत्मघाती कदम उठा लिया। मध्य प्रदेश के माऊगंज की 20 वर्षीय आकांक्षा चतुर्वेदी उर्फ स्नेहा ने 20 मई को नागपुर में अपने कमरे में फांसी लगा ली। घटना को कोटा की उन गलियों से हमेशा सुनता हुआ मिलेगा कि कुछ बच्चे 12 साल 18 साल के 19 साल के हैं युवा बच्चे हैं, युवा पीढ़ी यंग जनरेशन क्या करते हैं, सुसाइड करते रहते हैं। कितना दबाव आप समझ सकते हैं। अपने कमरे में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। आकांक्षा ने भावुक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें आत्महत्या के लिए माता पिता से माफी मांगते हुए लिखा, दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है। स्टूडेंट के अनुसार आकांक्षा को 720 में से 650 अंक मिलने की पूर्ण उम्मीद थी। पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश की ऋतिका मिश्रा सहित राजस्थान, गोवा, दिल्ली के एक और छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। बताइए, और हमारे देश के मंत्री ऊपर से यहाँ पे स्पीच दिए जा रहे हैं, बच्चे यहाँ पे सुसाइड कर लिए। अब बताइए, 720 में से जिस बच्चे को 650 मार्क्स आ रहे हैं, वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और लेकिन परिणाम यह हुआ कि आज इस दुनिया में फेल्योर है हमारे सिस्टम का। क्या बोले, चलिए इस निराशा खबर को तो हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नीट एस्पिरेंट हो या कोई भी स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या नहीं हो, जीवन में कभी भी हो, आप सुसाइड ना करें। जिंदगी बहुत बड़ी चीज़ है। आपका ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेगा कि अगर नीट का पेपर में हम क्वालिफाई नहीं हुए, या कहीं हम स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हो या यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कोई भी कंपटीशन की परीक्षाएं हो, अगर आप सफल नहीं हैं, ये डिसाइड नहीं हो सकता कि आप असफल हैं। आपके पास अनुभव है, आप जो चीज़ों में समय दिए हैं, तो आप इस चीज़ को एक बेहतर तरीके से मैच्योरिटी लेवल से चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।